Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article here relates to the waves this is a cultural event, waves, which was attended by Prime Minister, and he discussed something about orange economy. And trust me, you are going to see a question from this either in 2025 mains or in 2026 mains, right? Because this is an emerging economy in India and we are all aware about this economy. Because अभी हो सकता है कि अगर आप ये करंट अफेयर्स ना पढ़ें एंड आप ये न्यूज़पेपर्स ना पढ़ें तो आपको लग सकता है कि ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, राइट? आपको लग सकता है कि शायद से ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर को बोल रहे हैं, लेकिन ऑरेंज इकोनॉमी यहाँ पर पर्टिकुलरली जो नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्राइम मिनिस्टर ने बोली है, दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड ये आपसे पूछा जा सकता है. फिर जब आप घर पे आके चेक करेंगे आपको लगेगा अरे इसके ऊपर तो मैं ऐसे भी लिख सकता था या लिख सकती थी. सो दैट इज वाई न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो मोदी चैंपियंस ऑरेंज इकोनॉमी एट वेव्स. वेव्स क्या है? ये कल्चरल इवेंट अकर हुआ है यहाँ पर मुंबई में. तो वेव्स और वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, इसमें यहाँ पर मोदी जी ने क्या बोला है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला है कि इंडिया हैज बिकम अ होम फॉर कंटेंट क्रिएशन. वेरी वेरी नाइस कंटेंट क्रिएशन इज गोइंग ऑन हियर एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर बोला है कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने चाहिए ताकि हम एक ह्यूमन सेंसिटिव, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नीड टू बी टेकन टू टेक केयर ऑफ ह्यूमन सेंसिटिविटीज एंड सेंसिबिलिटीज. इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें कंटेंट क्रिएशन बनाना है एंड कंटेंट क्रिएशन करना है. एंड इंडिया एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है. एंड वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन इंडियन कल्चर, वी शुड फोकस ऑन द ग्लोबल कल्चर, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी इंडियन कंटेंट को कंज्यूम कर सके. many countries are watching इंडियन कंटेंट विद सबटाइटल्स गिवन बिलो. ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारा जो कंटेंट है वो बाहर के देशों का कंटेंट कंज्यूम होता है, लेकिन इंडियन कंटेंट क्रिएशन इज अ न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी एंड जिसको स्पेसिफिकली यहाँ पर नाम दिया है ऑरेंज इकोनॉमी, राइट? तो ऑरेंज इकोनॉमी अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या, कौन सी इकोनॉमी है? दिस इज द कंटेंट क्रिएशन, गुड कंटेंट क्रिएशन. क्योंकि हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड कंट्री, हो सकता है किसी को प्लेटफॉर्म ना मिला हो सकता है किसी को मौका ना मिला हो, तो वो अपना कंटेंट, अपना चैनल बना के अपना कंटेंट क्रिएशन, एक प्लेटफॉर्म जिनको सोशल मीडिया हम बोलते हैं, उन सोशल मीडियाज को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करके बहुत सारे लोग अपना जो टैलेंट है वो दिखा रहे हैं. एंड यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कैसे हम एजुकेशन इंडस्ट्री में यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन में इनोवेशंस लेके आ सकते हैं, इनोवेशन देख सकते हैं, जिसकी वजह से एक एजुकेशन को भी हम इंक्लूसिव बना सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं. फार फेस्ट जो एरियाज हैं, फार विलेजेस हैं, अगर हम अपना डिजिटल डिवाइड कम कर दे तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? ये ऑरेंज इकोनॉमी पे पहुंचा सकते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहां से बस आपको एक ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा. ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके लिए यहाँ पर यही है कि ऑरेंज इकोनॉमी क्या है. वेव्स इतना ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, बिकॉज ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ये सिंपल एक कल्चरल इवेंट था. बहुत सारे नामी ग्रामी लोगों ने इसको अटेंड भी किया है. बहुत फेमस जो कंटेंट क्रिएशन में है, चाहे वो फिल्म्स हो, सॉन्ग्स हो, या फिर यूट्यूब चैनल हो, या फिर आपका जैसे हम बोल सकते हैं इंस्टाग्राम, ये जो जहाँ पर भी इतना ये सब बनाया जाता है उसको मेटा स्पेसिफिकली हम बात करें, बहुत सारे लोग इन्होंने अटेंड किया है. बट मेन कंसेप्ट हियर इज ऑरेंज इकोनॉमी. इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. रिसेंटली सीन इन न्यूज़ व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी, तो आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन की जो इकोनॉमी है सोशल मीडिया पे, उसको हम ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से जानते हैं. नाउ इट इज बीइंग सेड कि सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया की न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी है वो सॉफ्टवेयर इकोनॉमी नहीं है. बिकॉज यू मस्ट हैव सीन कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडिया हैज रीच्ड टू इट्स पीक. इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट करी है. थर्ड जो सेक्टर है, हमारे जो सर्विस सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब डेवलपमेंट करी है. बट अब नाउ सॉफ्टवेयर से भी, सर्विस सेक्टर से भी ज़्यादा, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी सर्विस सेक्टर ओनली, बट अब यहाँ से सर्विस सेक्टर से भी ज़्यादा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएशन की मार्केट है वो बूम कर रही है इंडिया में. एंड इट हैज बिकम अ ग्लोबल हब, कल्चरल हब फॉर एंटायर वर्ल्ड, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है. इट इज रिगार्डिंग यूएसए साइन डील टू एक्सेस रेयर अर्थ मिनरल्स इन यूक्रेन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. रिसेंटली आपको देखने को मिला होगा कि
यूक्रेन और यूएसए के बीच में एक झड़प सी भी हुई थी, एक लड़ाई सी भी हुई थी, डिसरिस्पेक्टफुल मीडिया के ऊपर इतना डिसरिस्पेक्टफुल जो तरीके से बात की गई थी दोनों देशों के लीडर्स के बीच में। उसके बाद फाइनली यहाँ पर हमें यूक्रेन झुकता हुआ दिख रहा है और उसमें एक डील साइन करी गई है जिसकी हेल्प से क्या है, यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनका एक्सेस अब किसको दिया जा रहा है, यूएसए को दिया जा रहा है। और इसमें बस ये जो आपके यहाँ पर डील साइन हुई है इसको नाम बहुत डिफरेंट दिया गया है, राइट। तो डिफरेंट इसको नाम दिया गया, लेकिन इस जो नाम है इसका उसमें ये नहीं दिखाया जा रहा कि कैसे यहाँ पर अब यूक्रेन को यूज किया जाएगा, बिकॉज ये आप इसको दो टर्म्स में समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, जब यूएसए को चाइना ने साइडलाइन कर दिया है, चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की वजह से चाइना इज कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट हब फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स उसके पास बहुत ज्यादा है, रिसोर्स उसके पास बहुत ज्यादा है चाइना के पास। एंड दैट इज वाई अब जहां से जो ट्रेड वॉर इनका शुरू हो चुका है दोबारा से, तो इसकी वजह से जो एक्सेस है रेयर अर्थ मिनरल्स का, रेयर अर्थ मेटल्स का फॉर यूएसए, इट हैज बिकम डिफिकल्ट। नाउ यूएसए के पास अब विन विन सिचुएशन है कि यूएसए यहां पर यूक्रेन से क्या कर सकता है, यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, यूक्रेन को बदले में क्या मिलेगा, जो यहां पर इनकी मिलिट्री को हेल्प मिल रही थी मॉनिटरी टर्म्स में, एम्यूनिशन टर्म्स में, वो अब यूक्रेन को वापस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के पास अपने खुद के इतने एम्यूनिशन, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो रशिया जैसे बड़े देश के साथ लड़ पाए सिंगल हैंडेडली। सो यूएसए वाज गिविंग एड टू यूक्रेन, बट ड्यू टू दैट फाइट, ड्यू टू दैट जो आप ये कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन, यहां पर यूएसए ने अपनी जो एड है, जो हेल्प है, वो वापस ले ली थी। सो दैट इज वाई अब उसको पूरा करने के लिए यूएसए ने क्या ऑफर दिया कि आप हमें अपना अर्थ, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, उसका एक्सेस दीजिए, एंड यूक्रेन हैज ग्रांटेड इट, जिसकी वजह से अब चाइना के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनकी कोई खासा जरूरत यहां पर यूएसए को नहीं पड़ने वाली है। एंड ये डील का साइन करना ये भी दर्शा रहा है कि यूएसए वांट्स टू फेवर अ पीसफुल सोसाइटी, अ पीसफुल वर्ल्ड, जिसकी वजह से जो वॉर है रशिया के साथ वो बहुत ही अच्छे गुड टर्म्स पे यहां पर एंड हो जाए। गुड टर्म्स तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि आम जनता ही ऐसे वॉर्स में पिसती है, बट स्टिल वी कैन से कि फाइनली एक यहाँ पर हम हैप्पी एंडिंग देखने को हमें मिल सकती है कि जो शुरुआत से जो हुआ है, ऑल एंड दैट एंड्स वेल इज वेल। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो शुरुआत से खराब चलता आ रहा है उसको आखिर में अगर खत्म भी, यहाँ पर भी अगर इसको रोका जा सकता है, इसको यहाँ पर ही खत्म किया जा सके, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी, राइट। तो दिस इज द डील, इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। ओके, this article is very very important. How can India tap its natural hydrogen potential? Hydrogen, you know that hydrogen is a clean fuel. Clean fuel का मतलब क्या होता है, इससे कोई भी pollution generate नहीं होता है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वेपर्स, वाटर वेपर्स ही निकलते हैं, ये किसी भी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट नहीं करता। एंड इंडिया का गोल है कि हम नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लें बाय द एंड ऑफ 2070। तो उसको अचीव करने के लिए हाइड्रोजन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है टू रीचिंग दी नेट जीरो जो एमिशंस है बाय 2070। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो ग्लोबल हाइड्रोजन है, जो ये पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, इंडिया के पास बहुत ज्यादा है। अभी यहाँ पर गेस किया जा रहा था 2020 तक इसका जो पोटेंशियल है, जो डिमांड है, वो कहीं ना कहीं 6 मिलियन टन थी, लेकिन 2070 तक ये बढ़ के कितनी हो जाएगी यहाँ पर 50 मेट्रिक टन्स, मिलियन टन्स बाय पर ईयर। तो ये इतना हो जाएगा। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया के पास हाइड्रोजन नेचुरली अकरिंग रूप में बहुत ज्यादा है, जस्ट लाइक द अरेबिक कंट्रीज जिनके पास ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा है। यू नो दैट उनकी जो इकॉनमी है वो ऑयल रिजर्व्स पे चल रही है, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं, वो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया। वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें जिसकी हाई डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू नो दैट द डीजल, द पेट्रोल, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि जो यहाँ पर जितना भी हमें हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, उसमें बोल रहे हैं कि इतना लगभग आपका 3475 मिलियन टन्स कितना है, ये इंडिया के पास नेचुरल रिजर्व्स में प्रेजेंट हो सकता है। नेचुरली कैसे, रॉक्स में प्रेजेंट हो सकता है कि अगर आप रॉक्स की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कराएंगे, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन एमिट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि इंडिया को प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। व्हाट डज इट नीड टू डू इज इट नीड्स टू फाइंड दैट हाइड्रोजन, की वो हाइड्रोजन रिजर्व्स हमें कहां से देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर जो रीसेंट फाइंडिंग्स है उसमें बस यही बोला जा रहा है कि इसेंशियल जियोलॉजिकल स्टडी करवाई जानी चाहिए। इसेंशियल जियोलॉजिकल स्टडी इज इसेंशियल कंसिडरिंग क्रिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि क्वालिटी कैसी है हाइड्रोजन की, एक्सटेंट कितना है, थिकनेस कितनी है, एक्सेसिबल है वो रॉक्स या नहीं है हमारे लिए। जियोलॉजिकल
हाइड्रोकार्बन्स या फिर जियोलॉजिकल जो रॉक्स हैं वहां पर हाइड्रोजन ट्रैप है या रॉक्स हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन एमिट करते हैं, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन एमिट करते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं डीप इनसाइड दी रॉक्स तो हो सकता है हम कार्बन डाइऑक्साइड तो डीकार्बोनाइज तो हम कर ही रहे हैं अपनी इकोनॉमी अपनी एनवायरमेंट को, साथ में वहां से हाइड्रोजन भी एमिट हो रही है, तो ये विन विन सिचुएशन है कि हम हाइड्रोजन भी वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि साइज, वायबिलिटी, हाइड्रोकार्बन के एक्यूमुलेशन, उन सब की एक जियोलॉजिकल वास्ट स्टडी यहाँ पर करवाई जानी चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे जो हाइड्रोजन के सोर्सेज है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। रिसेंटली यहाँ पर हमें अंडमान में ये देखने को मिले हैं एंड इट इज ऑल्सो बीइंग सेड कि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है एंड इवन इन द हिमालयाज ऑल्सो वी कैन फाइंड रिच रिसोर्सेज ऑफ हाइड्रोजन, नेचुरल हाइड्रोजन। कोई प्रोडक्शन की इसमें कोई हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब जितना पैसा हम प्रोडक्शन में लगाने वाले थे उतना ही पैसा, बल्कि उससे बहुत कम लेवल पर अगर हम पैसा इसकी स्टडी में और इसकी रिसर्च में लगाएं, इसके फाइंडिंग में लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये हमें हेल्प करेगा अचीविंग नेट जीरो एमिशन, ये हमें हेल्प करेगा डीकार्बोनाइजिंग द एनवायरमेंट एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस इन सेविंग अ लॉट ऑफ मनी विच इज गोइंग इनटू द एक्सपोर्ट्स, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं कि चैलेंजेस क्या है। भैया चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल चैलेंज है, लॉजिस्टिकल मतलब ट्रांसपोर्टेशन में चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस हैं, सेफ्टी रिलेटेड चैलेंजेस हैं। बिकॉज क्या है, जो हाइड्रोजन है उसकी जो एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि उसका मॉलिक्यूल साइज बहुत छोटा है। यू मस्ट हैव सीन इन द पीरियोडिक टेबल 1H1 हम लिखते थे, हाइड्रोजन इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, उसका जो साइज है वो भी बहुत छोटा होता है, साथ में इसकी डिफ्यूजन की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। साथ में लोकेटिंग एंड क्वांटिफाइंग अंडरग्राउंड हाइड्रोजन रिजर्व्स, पहले तो ढूंढना कि कहां पर है और उसकी क्वांटिटी देखना कि यहां से हाइड्रोजन कितना निकाला जा सकता है। ये ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए मेथड, मतलब ये ना हो कि आपने उसके फाइंडिंग पे एंड उसको एक्सट्रैक्ट करने में इतना पैसा लगा दिया, जितना बदले में वहां से हमें क्वांटिटी में हाइड्रोजन मिली भी नहीं, तो ये क्या होगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो यहां पर ये चीजें ढूंढना भी ये चैलेंजेस रहेंगी सरकार के लिए। देन उसके बाद बोल रहे हैं हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन भी आसान खेल नहीं है, इसमें बोला जा रहा है कि इसकी डिफ्यूजिविटी एंड रिएक्टिविटी से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मिटिगेशन मेजर्स इन्वॉल्व द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन रेजिस्टेंट मटेरियल, कि जो यहाँ पर हम मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, क्योंकि हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कोई मिसहैपनिंग हो जाए, तो उसके लिए मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए जो हाइड्रोजन को रेजिस्ट करे। जस्ट लाइक अगर आप ऐसे मेटल्स यूज कर सकते हैं, ऐसे कोटिंग आप यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स को हम बचा सके, प्रिवेंट कर सके। हाउ कैन इंडिया किक स्टार्ट, इंडिया के लिए स्पेसिफिकली एक एग्जांपल देके सजेस्ट किया गया है कि जैसे हमने सोलर फोटोवोल्टिक सेल में ये चीज अपनाई है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, तो यहां पर भी हम हेल्प ले सकते हैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की या प्राइवेट एजेंसी की, जो हमें हेल्प कर सकती है द पब्लिक इंडस्ट्री को, पब्लिक जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनको हेल्प कर सकती है इन लोकेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल यहां पर बोला जा रहा है यूएसए की जो ARPAES है, ये न्यूली फंडेड प्रोजेक्ट है जिसमें ये ढूंढा जा रहा है कि जियोलॉजिकल हाइड्रोजन को हम कैसे लोकेट यहां पर कर सकते हैं। इस पूरे जो आर्टिकल में यहां पर यही बताया गया है। एंड साथ में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री भी ये क्या कर रही है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये रिव्यू कर सकते हैं ज्यादा सैंपल्स कि हमें हाइड्रोजन के नेचुरल रिसोर्सेज कहां मिल सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज हमें कहां मिल सकती है, मैसिव अंडरग्राउंड स्टोरेज हमें जरूरी है यहां पर होनी, ताकि जो हाइड्रोजन को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसको स्टोरेज, उसको ट्रांसपोर्ट एंड उसको फिर बाद में अंडरग्राउंड स्टोर हम कैसे कर सकते हैं, ये भी ढूंढना बहुत जरूरी है। तो यहां पर भैया बस यही बोला गया है कि टारगेटेड एक्सप्लोरेशन करनी बहुत जरूरी है, ढूंढना जरूरी है जहां पर हाई पोटेंशियल है, मतलब जितना हम पैसा लगा रहे हैं उससे ज्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। कोस्ट रिड्यूसिंग एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी के एक बार आपने ढूंढ लिया कि यहां पर है, तो उसके ऊपर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी भी हमारी कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे लिए जो हम कोल का इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल का, या हम इंपोर्ट कर रहे हैं डीजल का, क्रूड ऑयल का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा हमें महंगा ना पड़े ये चीज, तो इसके भी हमें ध्यान रखना है। एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी सिस्टम भी हमें जरूरी है। जो पॉलिसी हम बनाएंगे, जो स्कीम हम बनाएंगे, जो हम यहाँ पर फ्रेमवर्क बनाएंगे, उसमें रेगुलेशन, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है, राइट। सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू गिव इट अ रीड ऑन योर ओन ऑल्सो, इसको खुद से पढ़ना भी बहुत जरूरी है, अपना खुद का एनालिसिस आपको डेवलप करना भी बहुत जरूरी है, राइट। देन उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं, कैन इंडस वाटर ट्रीटी बी सस्पेंडेड यूनिलेटरली। यू नो दैट रिसेंटली पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था कि हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको एबेयंस में रखते हैं, राइट, उसको होल्ड पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि क्या यूनिलेटरली
इंडिया ये कर सकता है, बस इसी के बारे में डिस्कशन है। अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में नहीं जाना है तो जैसे ही पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसके अगले दिन ही हमने क्या कर दिया था, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया था, होल्ड पर डाल दिया था। सो दैट इज हाउ यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसमें हमने एलाबोरेटली इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्कस किया है, कहाँ से सोर्स ऑफ रिवर्स को भी हमने डिस्कस किया है। मैं बस ये बता देती हूँ, यहाँ पर आर्टिकल में ही दिया हुआ है कि पाकिस्तान के पास जो चिनाब है, झेलम है, इंडस है, उसके वाटर का सारा यूज उनको जो बिल्कुल हम उसको कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन करने का उनको हक दिया गया, एक्सक्लूसिव राइट दी गई है। और इंडिया के प्रति हम इंडिया की तरफ हम बोल सकते हैं RBS, दैट इज रावी, ब्यास एंड सतलुज, इनका पानी इंडिया यूज करता है एक्सक्लूसिवली, राइट। अब यहाँ पर क्या किया है, लेकिन हमने इसको सस्पेंड कर दिया है। तो पूछा जा रहा है क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि एबेयंस जैसा वर्ड इस ट्रीटी में है ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सस्पेंशन की जगह एबेयंस यूज कर लिया हो। सस्पेंशन क्या किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। यहां पर आपको एक और कन्वेंशन देखने को मिलेगा, दैट इज वियना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ ट्रीटीज, VCLT, वियना कन्वेंशन। जो एक डील करता है, वियना कन्वेंशन ही ऐसा है कि जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं उनको कैसे फॉर्मुलेट करना है, उनको कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, उसके लिए एक अलग कन्वेंशन है कि कोई भी ट्रीटी जो दो कंट्रीज के बीच में साइन होती है उसमें क्या रेगुलेशन है, क्या एक कंट्री सिंगल हैंडेडली यूनिलेटरली उसको कन्वे कर सकता है, उसको होल्ड पे कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो कन्वेंशन जो है वो कौन डील करता है? वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 में ये बताया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं देखने को मिलता एबियंस जैसा। हाँ, ये कह सकते हो कि आप एबियंस को सस्पेंशन मान सकते हो कि वहां पर ये सस्पेंशन का बेशक सर्टेन कंडीशन के अंदर एक कंट्री खुद से सस्पेंड कर सकती है, लेकिन वो कंडीशन फुलफिल होना भी जरूरी है। तो आर्टिकल 62 VCLT का जो कन्वेंशन है ये अलाउ करता है फंडामेंटल चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस अगर हो रही हैं, एग्जैक्टली मतलब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सर्कमस्टांसेस ऐसी हो गई हैं, चेंज हो गई हैं, उसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, सस्पेंशन में डाल सकते हो। एंड साथ में यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो लेकिन इसको असेस करता है कि जो फंडामेंटल चेंजेस हैं वो भी प्रूव करने इतने आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि हंगरी और स्लोवाकिया में एक जो यहाँ पर प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट डिस्प्यूट, दैट इज गैपिचकोवो एंड नेगी मैरोस प्रोजेक्ट है, इसके बीच में भी यहाँ पर ये बोला गया था कि जो एनवायरमेंटल डिजास्टर है, इकोनॉमी शिफ्ट है, इनको बोल दिया था कि ये इनफ नहीं है, ये सबूत या इनफ नहीं है एविडेंसेस इस प्रोजेक्ट को सिंगल हैंडेडली या यूनिलेटरली इसको सप्रेस करने के लिए, इसको रोकने के लिए। तो बहुत ही मुश्किल है ये प्रूव करना कि जो हमारी सिचुएशंस हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है विद एविडेंस आना, ताकि हम जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसको यहाँ पर प्रूव कर सके। साथ में ये भी यहां पर बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि आपने उसको फॉर्मली, जो हम बात कर रहे थे VCLT की, जरूरी नहीं है आपने उसको फॉर्मली रेटिफाई किया हो या नहीं किया हो, बिकॉज पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है, रेटिफाई नहीं किया हुआ है, इंडिया ने तो साइन भी नहीं किया हुआ है, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दैट कन्वेंशन। तो यहां पर यही बोला जा रहा है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू, कि जरूरी नहीं है आपने कि वो कस्टमरी, मतलब ये कस्टमरी एक इंटरनेशनल लॉ है और जरूरी नहीं है कि आपने इसको एक प्रोफेशनली या आपने इसको साइन किया ही हो, जरूरी नहीं है। आपने सिर्फ आपके ऊपर फिर भी, आपकी कंट्री के ऊपर ये फिर भी क्या है, आपके एम्प्लॉय होते हैं, राइट। सो दिस वाज द डिस्कशन इन दिस आर्टिकल। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, मैंने इस आर्टिकल के बारे में आपसे डिस्कस किया था फ्रंट पेज पे ही, ऑल अबाउट यूक्रेन US क्रिटिकल मिनरल्स डील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस बार तो क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड USA ऑल्सो। यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्रिटिकल मिनरल्स कि कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, राइट। तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में यहाँ पर बताया है कि जो USA और यूक्रेन के बीच में एक डील साइन हुई है। रेयर अर्थ मेटल्स क्या हैं और उनके यूसेज क्या है? तो रेयर अर्थ मेटल्स यहाँ पर 17 मेटल्स का एक ग्रुप होता है, रेयरली वो धरती पर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी क्वांटिटी कम है। रेयर अर्थ मेटल्स का होना या ना होना, रेयर वर्ड हम तब यूज करते हैं, रेयर वर्ड हम तब यूज करते हैं कि बेशक ये क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, लेकिन मान लो अगर ये पूरी
अगर ये पूरी दुनिया है तो थोड़े से यहाँ पर होंगे, थोड़े से फिर यहाँ पर होंगे, या यहाँ पर होंगे, या यहाँ पर, मतलब बहुत ही लिमिटेड जगह पर हमें अर्थ रेयर अर्थ मेटल्स देखने को मिलते हैं. दे आर नॉट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दैट इज वाई दे आर रेयर. दे आर नॉट रेयर बिकॉज ऑफ देयर लेस क्वांटिटी, दे आर रेयर बिकॉज ऑफ देयर लेस अवेलेबिलिटी, लेस एक्सेसिबिलिटी टू ऑल द नेशंस इक्वली, राइट. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स. तो ऐसे 17 मेटल्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको मैग्नेट्स बनाने में यूज होते हैं, और उस मैग्नेट को इस्तेमाल करके, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर को इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं, सेल फोन्स में यूज होते हैं, मिसाइल सिस्टम में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होते हैं. तो एवरी इंडस्ट्री जो मेजर प्रोडक्शन कंट्री, मेजर मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कंट्री है, उनके लिए ये अर्थ मेटल 17 अर्थ मेटल्स आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग यूएस से आइडेंटिफाई करता है 50 ऐसे मिनरल्स को जिनको वो क्रिटिकल मानता है, जिसमें मान लो निकल भी आ गया, लिथियम भी आ गया. फिर क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल होते हैं डिफेंस के लिए, हाईटेक अप्लायंसेस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अब आपको ये चाहिए, मोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी आपको ये चाहिए. सो दैट इज व्हाई क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर हाथ जमाना हर कोई कंट्री चाहती है. अब इसका जो मेजर रिसोर्स था, मेजर जो रिजर्व्स है, वो है चाइना में, सबसे ज्यादा चाइना में पाए जाते हैं. एंड अब चाइना, दैट इज व्हाई चाइना यूनिलेटरली ये डिसीजंस ले लेता है कि हमें टैरिफ इंक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वी कैन सस्टेन ऑन आवर ओन. लेकिन यूएसए ने इसका भी एक रास्ता ढूंढ लिया है. अब उन्होंने यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनके ऊपर अपनी नजर जमा ली है, एंड नाउ दे कैन बीट चाइना इन द रेयर अर्थ मेटल्स आल्सो, बिकॉज ये डील साइन हो जाएगी, ये किसी को पता नहीं था, ठीक है. देन इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्रेन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, यूक्रेन के पास क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पर लेंथेनम है. ये एग्जाम्पल्स है रेयर अर्थ मेटल्स के, सारे नहीं बताए हैं, कुछ बताए हैं. जैसे लेंथेनम एंड सीरियम है जो कि टीवी में यूज होते हैं, लाइट्स में यूज होते हैं. नियोडिमियम है यहाँ पर जो कि विंड टर्बाइंस में यूज होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में यूज होता है. आर्बियम है, यूट्रियम है जो यूज होता है न्यूक्लियर पावर्स में, लेजर्स में यूज होता है. इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी बोला है कि यूक्रेन के पास बहुत ज्यादा लिथियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, गैलियम है, जिरकोनियम है, ग्रेफाइट, एपिटाइट, फ्लोराइट एंड निकल, सारे के सारे जितने भी मिनरल्स हैं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर मेमोराइज ऑल ऑफ देम. बट यस, अगर आपको कोई बोले आयरन रेयर अर्थ मेटल है तो इसको आप नहीं बोल सकते. एंड इसी तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछा जाएगा, 4-5 नाम दे दिए जाएंगे, 6 भी दे सकता है यूपीएससी, हुआ है बहुत बार. आपको 4-5 या 6 नाम दे देगा ऑफ द मेटल्स, उसमें से सारे लगभग रेयर अर्थ मेटल्स होंगे, उसमें से एक मेटल ऐसा होगा जो बहुत इजीली पाया जाता है. जस्ट लाइक आपको बोल दे कोई कि सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन भी एक रेयर अर्थ मेटल है. नो, सिलिकॉन तो हर कंट्री में भर भर के होता है. जो मिट्टी है, जो रेत है, जो सैंड है, उसमें सिलिकॉन भर के होता है, राइट. आपसे कोई पूछे कि जो कोल है वो रेयर अर्थ मेटल है, रेयर अर्थ मिनरल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो रेयर अर्थ बिल्कुल भी नहीं है. हर कंट्री में कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेवल का रिसोर्स उनके पास डेफिनेटली अवेलेबल है. इफ यू टॉक अबाउट, इफ यू से कि आयरन जो है, आयरन क्या यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल है? बिल्कुल भी नहीं है रेयर अर्थ मेटल. आयरन रिजर्व्स लगभग हर कंट्री के पास है एंड वेरियस प्लेसेस पर है, राइट. तो यहाँ पर इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, रेयर अर्थ मेटल. ये आपको एक्सक्लूजन में हेल्प करेगा, ये आपको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा. सो दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूक्रेन के जो रिजर्व्स हैं, ग्रेफाइट भी यहाँ पर पाया जाता है. ग्रेफाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज. लिथियम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिथियम, ग्रेफाइट सब एक ही जगह मिल रहा है यूएसए को, राइट. देन यूक्रेन ऑल्सो हैज सिग्निफिकेंट कोल रिजर्व्स भी हैं इनके पास, ठीक है. तो हर जगह से जो ये इनके रिसोर्सेज हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, यहाँ पर ये यूज कर सकता है यूएसए. डील के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने ये वॉशिंगटन में ये साइन करा है डील, और इसकी वजह से क्या होता है, एस्टेब्लिश करेंगे एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड है, ताकि जो ये इस आर्टिकल को, ये मैंने आपको जो डील का नाम बताया था, मैं वहां पर आपको बताना भूल गई थी. दिस इज यूक्रेन्स रिकंस्ट्रक्शन डील, ठीक है. जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर यूक्रेन्स रिकंस्ट्रक्शन, कि जो वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है. रिकंस्ट्रक्शन करना मतलब क्या है कि बदले में उनसे रेयर अर्थ मेटल का पैसा वो वसूल लेंगे वहां से, राइट. तो ये जो सारा आर्टिकल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव, ठीक है. ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको किसी भी प्रीलिम्स में, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है. एंड ये भी मेंस में भी पूछा जा सकता है कि हाउ इंपॉर्टेंट आर रेयर अर्थ मिनरल्स फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमी, या ट्रेड के लिए कैसे बेनिफिशियल हैं.
तो आप ये सारी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स, हम बात करें इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, हर चीज में रेयर अर्थ मेटल्स यूज हो रहे हैं। एंड उसका जो मेजर रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर है, चाइना में है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि चाइना के पास अब यहाँ पर ट्रेड वॉर में पार्टिसिपेशन है, चाइना के ऊपर बहुत सारे एक्शंस लिए जा चुके हैं, टैरिफ रेट बढ़ाए जा चुके हैं। सो नाउ यूएसए हैज मूव्ड इट्स अटेंशन टुवर्ड्स यूक्रेन के लिए अब यहाँ पर यूक्रेन पे फोकस करेंगे। यूक्रेन में जितना भी यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का मौका मिलेगा यूएसए को। सो राइट, सो काइंडली रीड द न्यूज़पेपर योरसेल्फ आल्सो एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस, like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.